हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 14 है यहाँ पे पादप में श्वसन। हम लोग इसमें एनसीईआरटी बुक से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 14 है पादप में श्वसन। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राणी परपोषित होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष यानी कि शाकाहारी या अपरोक्ष मांसाहारी रूप में प्राप्त करते हैं। आगे का पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्वसनीय क्रियाधार किसे कहते हैं। ये एक क्वेश्चन है तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका में कॉम्प्लेक्स अणुओं के सीसी कार्बन यानी कि सीसी का मतलब हो गया कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुख्य होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्या पादप सांस लेते हैं। उत्तर हो जाएगा हाँ, पादप में सांस हेतु ऑक्सीजन यानी कि O2 की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मुक्त करते हैं। आगे है यहाँ पे स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विसरित नहीं होती है। आगे है C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6O2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। इस उपरोक्त समीकरण में ग्लूकोज के संपूर्ण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के साथ ऊर्जा निकलती है जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। बात करें आगे की तो आगे यहाँ पे क्या आप जानते हैं कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में यानी कि और जीवों में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तो ये आपको सोचना है, एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। आगे की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ है। आगे का पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और यह सभी सजीवों में मिलता है। आगे है यहाँ पे डीपीजीए का 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी निर्माण में होता है। पीईपी का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी एटीपी का निर्माण होता है। आगे की बात करें हम लोग तो ऑक्सीश्वसन यह सांस किसे कहते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है जिसे ऑक्सीश्वसन या सांस कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बात करें आगे की किण्वन तो किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। आगे है दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। आगे क्वेश्चन आता है ऑक्सीसास किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीसास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। बात करें आगे की क्वेश्चन की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रेब्स चक्र किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा एसिटाइल
COA चक्रीय पथ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतया वैज्ञानिक हैंस क्रेब की खोज के कारण क्रेब्स चक्र कहते हैं। बात करें आगे की तो TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ओक्सेलो एसेटिक अम्ल OAA तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे का पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सांस की अवस्था के समीकरण को संक्षेप में निम्नवत लिखा जा सकता है। ध्यान देंगे आप लोग। पायरुविक अम्ल +4 NAD धनायन प्लस FAD धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है 2H2O प्लस ADP प्लस PI माइट्रोकॉन्ड्रियल आधात्री, फिर उसके बाद एरो 3CO2 प्लस 4NADH प्लस 4H धनायन FADH2 ATP। ठीक है, आगे का पॉइंट है यहाँ पे उपापचयी पथ, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि ETS यानी कि ईट्स कहते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइल सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल पहले PGAAL में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। आगे का यहाँ पे पॉइंट है सांस प्रक्रिया परंपरागत अपचयी प्रक्रिया है और श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है। ठीक है, बात करें आगे की तो श्वसनीय पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनीय पथ को एम्फिबोलिक पथ कहना उचित होगा, ना कि उपचय पथ, क्योंकि यह अपचयी व उपचयी दोनों में भाग लेती है। आगे है यहाँ पे सांस गुणांक यानी कि RQ या श्वसनीय अनुपात किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक यानी कि RQ या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। आगे है यहाँ पे समीकरण दिया गया है। अतः सांस गुणांक बराबर मुक्त हुई CO2 का आयतन बटा उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। ठीक है, यहाँ पर नोट करके कुछ बातें दी गई हैं। सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर एक से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये था परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसके आगे आपको इसका क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न NCERT बुक से देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF और नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।